Hello students, welcome to Logica Education. So today we are going to study Article 19 of Indian Constitution. So let's start. Article 19 बात करता है right to freedom of. तो freedom हमको किन किन चीज़ों का मिलता है? तो firstly आर्टिकल 19 क्लॉज 1 से शुरू होता है जो आर्टिकल 19 क्लॉज 6 तक जाता है. सो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच. सो ऑल आर्टिकल्स हैव द राइट. फर्स्ट आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. क्लॉज बी बोलता है टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स. थर्ड टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज. ये जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज है ये 91st अमेंडमेंट से आया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के. जो डी बात करता है वो बोलता है कि हम पूरे इंडिया में मूव कर सकते हैं फ्रीली. फिफ्थ बात करता है टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया. जो एफ है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ वाज ओमिटेड बाय 44th अमेंडमेंट. ये राइट टू प्रॉपर्टी था. राइट टू प्रॉपर्टी. जी बात करता है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ट्रेड और ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस. तो समझते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए. ये सिटीजन्स को ही सिर्फ अवेलेबल है, नॉन सिटीजन्स और फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है. आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है. जब हम बात करते हैं स्पीच और एक्सप्रेशन की तो इसमें आता है कि हम अपने आइडियाज को पब्लिश कर सकते हैं क्योंकि वो एक्सप्रेस करने का तरीका होगा. हमें बोलने का अधिकार है और अपने व्यूज को फॉरवर्ड रखने का, पब्लिश करने का और उनको सर्कुलेट करने का भी राइट हमको अवेलेबल है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए. इसी राइट के अंदर आता है राइट टू इंफॉर्मेशन. जब हम ये बोलते हैं कि हमको बोलने का अधिकार है हम तो इसका मतलब ये है कि हमको जानने का भी अधिकार है. हमारे पास राइट टू नो भी है. और ये आया था सुभाष चंद्र अग्रवाल केस से. ये बहुत एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें ये हेल्ड किया था. जो ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस है वो भी आरटीआई एक्ट के अंदर आता है. जब भी कोई चीज आरटीआई एक्ट के अंदर आती है इसका मतलब ये है कि हम क्वेश्चन कर सकते हैं. हमारे पास राइट टू इंफॉर्मेशन है, कोई भी इंफॉर्मेशन उनसे जानने के लिए. तो इस केस में ये बोला था जो चीफ जस्टिस का पोस्ट है वो भी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर आता है और हमारे पास ये राइट है कि हम उनसे भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. बात है डज नॉट मीन्स ओनली एक्सप्रेशन थ्रू वर्ड्स. जब हम बात करते हैं स्पीच एंड एक्सप्रेशन की इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो वर्ड्स के द्वारा ही हो, यानी कि सिर्फ पब्लिश ही हो तभी हमारे पास राइट है. हमारे पास बोलने का इन द सेंस हम पेंटिंग्स के फॉर्म में अपनी बातें बोल सकते हैं, कार्टून्स के फॉर्म में बोल सकते हैं, ड्राइंग म्यूजिक के तहत अपनी बात एक्सप्रेस कर सकते हैं. जब हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो उसमें ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं. नाउ आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए में इम्प्लिसिट राइट है राइट टू प्रेस. प्रेस क्या करता है? प्रेस कलेक्शन करता है न्यूज का और हमको देता है. और जैसे कि मैंने बताया राइट टू इंफॉर्मेशन है हमारे पास. हमको इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? प्रेस से मिलती है. तो हमारे पास राइट टू प्रेस भी है. राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑल्सो इंक्लूड्स राइट फ्रीडम ऑफ साइलेंस. हमारे पास चुप रहने का भी हक है और ये आया था इन द केस ऑफ विजय इनामुल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में. इस केस में ये हुआ था एक बच्चा था जो कि नेशनल एंथम के लिए खड़े तो हुआ था पर वो नेशनल एंथम गा नहीं रहा था. उसको अक्यूज किया गया था. उसका कहना ये था, उनके लॉयर ने ये प्ली किया था कि वो कुछ डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा है. जिसके पास बोलने का अधिकार है वैसे ही हमारे पास चुप रहने का भी अधिकार है. कुछ हमारे पास पॉजिटिव राइट्स है तो नेगेटिव राइट्स भी उस चीज के हमारे पास हैं. तो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑल्सो इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ साइलेंस. नॉट टू स्पीक मेरा चॉइस है, मैं बात कर सकती हूँ, एक्सप्रेस कर सकती हूँ. सेम वे I have a choice not to speak and not to express also. So अब हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस की. फ्रीडम ऑफ प्रेस को फोर्थ पिलर बोला गया है डेमोक्रेसी का. जनरली प्री सेंसरशिप जब हम बात करते हैं वो इम्पोज नहीं की जा सकती है बट अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस, नाउ एवरी
राइट्स हैज सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, और ऐसे ही 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए के रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे 19 क्लॉज 2 में। तो प्री सेंसरशिप प्रेस पे हम नहीं लगा सकते हैं, बट इट कैन बी इम्पोज्ड इफ इट इज जस्टिफाइड अंडर द ग्राउंड्स मेंशन्ड इन आर्टिकल 19 क्लॉज 2। Now, when we are talking about नो प्री रिस्ट्रेंट ऑन पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर, हम जो पब्लिश होते हैं न्यूज़पेपर उन पर कोई भी दबाव नहीं डाल सकते हैं कि आप ये चीज नहीं कर सकते हैं, बट अगर वो जस्टिफाइड है, जैसा कि मैंने बताया इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में अगर वो जस्टिफाइड है तो वो चीज हो सकती है। और ये हेल्ड हुआ था राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में। फ्रीडम ऑफ प्रेस में इंक्लूड होता है फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन। इन द केस ऑफ रमेश थॉपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये बोला गया था कि जो सर्कुलेट करने का राइट है, सिर्फ हम अपने पास ये राइट रखें कि हम पब्लिश कर सकते हैं और सर्कुलेट नहीं कर सकते हैं, तो इस राइट का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। सेम वे फ्रीडम ऑफ प्रेस ऑल्सो इंक्लूड्स फ्रीडम इन द वॉल्यूम ऑफ न्यूज। अगर मैं, जैसे कि इस केस में हुआ था सकल पेपर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, इस केस में ये हुआ था कुछ फिक्स्ड कर दिया था, फिक्स्ड कर दिए थे नंबर ऑफ पेजेस को फिक्स कर दिया था, नंबर ऑफ पेजेस को फिक्स कर दिया था कि आप सिर्फ 5 to 8 पेजेस ही कर सकते हैं। पर अगर किसी को 12 पेजेस रखने हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उनके राइट को, उनके बोलने के अधिकार को ले रहे हो। बिकॉज अगर किसी को 12 पेजेस रखने हैं अपने पेपर में और आप बोल रहे हो आप सिर्फ 8 रख सकते हो, दैट मीन्स यू हैव टू कट शॉर्ट योर एक्सप्रेशन एंड दिस इज नॉट अलाउड। तो आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि इतने नंबर ऑफ पेजेस रखने हैं आपको आपके न्यूज़पेपर में। सिमिलरली आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए काफी लंबा है। सिमिलरली जब हम बात करते हैं जो कमर्शियल एडवर्टिजमेंट होते हैं वो कवर होते हैं कि नहीं, मतलब हम अपने कमर्शियल जो एड्स आते हैं जो हम रेगुलरली टीवी पे देखते हैं कि हम उनमें भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हम कुछ भी बोल सकते हैं क्या। तो इन द केस ऑफ हमदर्द दवाखाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये हेल्ड हुआ था कि कमर्शियल एडवर्टिजमेंट जो है वो कवर नहीं होते हैं आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 क्लॉज ए में। नाउ ये एक लार्जर बेंच थी, ये एक लार्जर बेंच है। नाउ इन द केस ऑफ टाटा प्रेस लिमिटेड वर्सेस एमटीएनएल में ये बोला था जो कमर्शियल स्पीच है वो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए में इंक्लूडेड है, बट ये एक स्मॉलर बेंच थी तो इसीलिए अभी तक हम हमदर्द दवाखाना फॉलो करते हैं। नाउ कि स्टेट के पास मोनोपोली है जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रहता है। काफी ऐसी कंट्रीज हैं जहां जो उनका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या जो प्रिंट मीडिया है उसको कंट्रोल करती है गवर्नमेंट, कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। तो क्या इंडिया में भी ऐसा है क्या कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो इन मीडियम्स को कंट्रोल कर सकती है? तो इसका आंसर है नो। इन द केस ऑफ सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल, इस केस में ये हेल्ड हुआ था कि गवर्नमेंट के पास कोई मोनोपोली नहीं है और सिटीजन्स के पास ये राइट है कि वो जो चाहे वो चीज टेलीकास्ट कर सकते हैं और ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं और अपने व्यूज मीडिया के थ्रू पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट ये भी लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि हमारा एब्सोल्यूट राइट है, ये राइट एब्सोल्यूट नहीं है, नो एब्सोल्यूट राइट, इधर लिमिटेशंस हैं और लिमिटेशंस के अंदर ही हम जो चाहे वो चीजें कर सकते हैं। नाउ प्री सेंसरशिप इन द केस ऑफ के अब्बास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में ये आया था दो टाइप की फिल्म्स होती हैं, जैसे हम बोलते हैं अडल्ट फिल्म्स होती हैं एंड नॉन बिलो 18 की फिल्म्स होती हैं। तो जब हम बात करते हैं प्री सेंसरशिप लगाई जा सकती है या नहीं, तो प्री सेंसरशिप किसी भी फिल्म पे नहीं लगाई जा सकती है, बट अगर वो अडल्ट फिल्म है तो हम ये बोल सकते हैं कि आप वो अंडर 18 वाले बच्चों को नहीं करें, तो ये प्री सेंसरशिप नहीं होगा। सिमिलरली राइट टू पोस्ट इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट, हम कोई भी चीज, अब हम मीडियम्स की बात करते हैं, जब अब नया जमाना आ गया है तो हम चीजें, अपने जो व्यूज हैं वो बहुत तरीके से पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं। पहले प्रेस और न्यूज़पेपर्स की बात होती थी, जर्नल्स की बात होती थी, बट अब हमारे पास 24 आवर्स मोबाइल फोन्स हैं अपने हाथ में, हम जो चाहे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह चीजें पोस्ट कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। तो क्या हमारे पास ये राइट है? तो यस, वी हैव द राइट टू पोस्ट इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट एंड दिस वाज हेल्ड इन द केस ऑफ श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
ना जैसा कि मैंने आपको बताया, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो एब्सोल्यूट, जो फ्रीडम्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है। अब हम रिस्ट्रिक्शंस की बात कर रहे हैं, तो ऐसा बोला जाता है, ऐसा कोई भी गवर्नमेंट जो है ऐसा लॉ बना सकती है और ये लेजिस्लेचर द्वारा इनैक्ट किया जाना चाहिए, लेजिस्लेचर द्वारा इनैक्ट किया जाना चाहिए। और ये बोला जाता है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। पहले जो वर्ड है रीजनेबल वो नहीं था ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये फर्स्ट अमेंडमेंट से लाया गया है। जो टेस्ट है रिस्ट्रिक्शन का वो ये बोलता है कि जो लॉ है वो इनैक्टेड बाय लेजिस्लेचर होना चाहिए। सेकेंडली, जो भी हम लगा रहे हैं रिस्ट्रिक्शन, उसका रीजनेबल नेक्सस होना चाहिए, यानी कि कोई जोड़ होना चाहिए जो हम ऑब्जेक्ट इंश्राइंड कॉन्स्टिट्यूशन से उससे, तो उन दोनों के बीच में रीजनेबल नेक्सस होना चाहिए। नाउ लिमिटेशन मस्ट नॉट बी आर्बिट्ररी और एक्सेसिव। ऐसा नहीं है कि मैं इतना लिमिटेशन लगा दूं जो कि एक्सेसिव हो जाए और हमारा जो राइट है वो ही हिंडर होने चाहिए। तो एक बैलेंस होना चाहिए बिटवीन द राइट एंड लिमिटेशंस। नाउ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज, अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस हम लगा रहे हैं ताकि हमारा डीपीएसपी को हम सिक्योर कर सकें, तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंदर आएगा। ये हेल्ड हुआ था इन द केस ऑफ मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। जो रिस्ट्रिक्शंस की हम बात कर रहे हैं वो एंटिसिपेटरी एक्शन में भी लगाए जा सकते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है वर्ड इंटरेस्ट ऑफ, इन द इंटरेस्ट ऑफ, यानी कि अगर कोई एंटिसिपेटरी एक्शन है, अगर मुझे पता है कि यहाँ लड़ाई होने वाली है, तो अगर हम कर्फ्यू लगा देते हैं अंडर आर्टिकल 144 ऑफ सीआरपीसी, सिर्फ इस एंटिसिपेटरी एक्शन में तो हम ये लगा सकते हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारा कोई राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, राइट टू मूवमेंट इन्फ्रिंज हो रहा है, बल्कि अभी तक कोई दंगा हुआ नहीं है, बट अगर हमने लगा दिया है तो हम एंटिसिपेटरी एक्शन में भी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ वो सारे क्लॉजेस के रिस्ट्रिक्शंस पे अप्लाई होंगी। बर्डन जो है कि जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो स्टेट के ऊपर है या अथॉरिटी के ऊपर है कि जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। नाउ आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए के क्या ग्राउंड्स हैं रिस्ट्रिक्शंस के, हम वो देख लेते हैं। वो दिए गए हैं 19 क्लॉज 2 में। सबसे पहला ग्राउंड है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया को अगर अफेक्ट करता है तो लगाया जा सकता है। ये एक लिमिटेशन है, हम ऐसी कोई भी चीज नहीं बोल सकते हैं जो हमारे इंडिया की इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी के अगेंस्ट हो या उसको हिंडर करे। सेकेंडली, टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, हम ये नहीं बोल सकते कि अगर मेरे पास फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो मैं अपनी जो कंट्री है उसकी सिक्योरिटी की दाव पे लगा के अपनी बातें करूं। ये मैटर जो है डिफेंस से रिलेटेड होता है। जैसे सपोज मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि पाकिस्तान लोग अटैक करने वाले हैं और ये बात में जाके पाकिस्तानियों को अपनी इंडियन आर्मी की कुछ न्यूज शेयर कर दूं, तो ये सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के अगेंस्ट है। और फिर मैं ये क्लेम करूं कि मेरे पास राइट है फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। थर्डली, फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट्स, ये भी फर्स्ट अमेंडमेंट से आया था। हम ऐसी कोई भी चीज नहीं कर सकते जो हमारे जो फ्रेंडली रिलेशन है फॉरेन स्टेट के साथ उसको अफेक्ट करे। फोर्थ है पब्लिक ऑर्डर। जब भी पब्लिक ऑर्डर हिंडर होने वाला होता है, पब्लिक ऑर्डर मतलब एब्सेंस ऑफ वायलेंस एंड ऑर्डरली स्टेट ऑफ अफेयर्स, तो जब भी कोई ऐसी चीज होती है जो पब्लिक ऑर्डर को हिंडर करेगी तो वहां स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे लिमिटेशन लगाया जा सकता है। आप ऐसी कोई चीज नहीं बोल सकते, ऐसा एक्सप्रेस नहीं कर सकते जिससे पब्लिक ऑर्डर भड़के। यानी कि अगर मैं कुछ रिलीजियस व्यूज दे रही हूँ और लोगों को भड़का रही हूँ किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के अगेंस्ट, सो आई कैन नॉट डू दैट, क्योंकि उससे पब्लिक ऑर्डर हिंडर होएगा। फिफ्थली, डिसेंसी और मोरालिटी, कोई भी ऑब्सेनिटी चीज जो है हम उसको प्रमोट नहीं कर सकते हैं। और इन द केस ऑफ रंजीत डी उदेशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसमें एक बुक थी जिसमें ऑब्सेनिटी के बारे में बात की गई थी, तो इस बुक को बैन कर दिया गया था। इन्होंने ये क्लेम किया था कि इनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बट ऐसी कोई भी चीज जो ऑब्सीन है हम वो नहीं करते हैं, और ये इसमें दिया गया है, लिमिटेशंस में दिया गया है। सिमिलरली, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, हम कोर्ट के अगेंस्ट में कोई भी बात नहीं कर सकते हैं, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के उसमें आएगा। जैसे कि प्री ट्रायल की हम बातें करते हैं, प्री ट्रायल हम पहले ही, आजकल मीडिया ट्रायल के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, तो जो मीडिया ट्रायल होता है वो ये होता है कि
पहले ही मीडिया डिसीजंस दे देती है, तो ये वैसे तो अच्छी बात नहीं है। 7th, हमको डिफेमेशन, हम किसी के अगेंस्ट ऐसी इंफॉर्मेशन बोलें जो फॉल्स है तो वो डिफेमेशन का केस हम पे कर सकता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी की रेप्यूटेशन को हिंडर करें फॉल्सली। नाउ 8th, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, यानी कि मैं किसी को ऑफेंस के लिए भड़काऊं। अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, बोलने के अधिकार का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को क्राइम करने पर मजबूर कर दूं। नाउ कमिंग टू क्लॉज 19, क्लॉज 1, क्लॉज बी। सबसे पहले ये है टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, यानी कि हम असेंबल हो सकते हैं, हम किसी भी जगह ग्रुप्स बना सकते हैं और बट विदाउट आर्म्स, हमारे पास हथियार नहीं होने चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज। हम ग्रुप्स बना सकते हैं, असेंबल हो सकते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट बहुत सारी चीजें भी बोल सकते हैं, बट हमारे पास हथियार नहीं होने चाहिए, बिकॉज दैट इज वायलेंट एक्ट। नाउ ये राइट भी एब्सोल्यूट नहीं है। इसके जो रिस्ट्रिक्शंस हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 3 में दिए गए हैं, दैट इज सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया एंड पब्लिक ऑर्डर। ये दो लिमिटेशंस हैं टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। अगर सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया अफेक्ट हो रही है तो हम ये राइट ले सकते हैं, यानी कि स्टेट ये राइट ले सकता है बाय लेजिस्लेटिंग अ लॉ, स्टेट ले सकता है। या अगर कहीं पब्लिक ऑर्डर हिंडर हो रहा है, पब्लिक ऑर्डर बहुत ही वेग टर्म है और इसके अंदर बहुत सी चीजें इंक्लूड की जा सकती हैं, तो जब भी पब्लिक ऑर्डर हिंडर होता है तो हम मना कर सकते हैं। गवर्नमेंट ये बोल सकती है कि हमारे यहाँ 144 सीआरपीसी लग गया है और अब आप असेंबल नहीं हो सकते हैं, तो पब्लिक ऑर्डर एक लिमिटेशन है। नाउ इन द केस ऑफ हिम्मत लाल वर्सेस पुलिस कमिश्नर, इस केस में ये बोला गया था कि आपके पास पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन का राइट है, दैट वी हैव सीन। जैसे कि अभी जो दंगे हो रहे थे फार्म लॉस पे, जब तक वो पीसफुल थे तब तक अच्छे थे, बट जब जैसे कि हमने थोड़ा टाइम पहले देखा था कि वो वायलेंट एक्ट बन गए थे, तो ऐसा वायलेंट एक्ट प्रोटेक्टेड नहीं है। जो डिमॉन्स्ट्रेशन है वो पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन होना चाहिए। रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं इसमें इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, अगर पब्लिक ही को पब्लिक मार देगी तो इसलिए लॉ ला सकते हैं टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स को कट डाउन करने के लिए। इन द केस ऑफ बाबूलाल पराठे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, कोर्ट ने ये हेल्ड किया था जो सेक्शन 144 है सीआरपीसी का, जो कि इन जनरल कर्फ्यू की बात करता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। नाउ कमिंग टू आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी, ये बोलता है कि हम एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म कर सकते हैं। यानी कि एसोसिएशन मतलब हम पॉलिटिकल पार्टीज, क्लब्स, सोसाइटीज, कंपनीज फॉर्म कर सकते हैं, इसका हमारे पास राइट है। इसमें भी रिस्ट्रिक्शन है, दैट इज सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया हिंडर नहीं होनी चाहिए। हम कोई ऐसा एसोसिएशन नहीं बना सकते जो हमारी इंडिया की इंटेग्रिटी ही ले ले, तो ऐसा लॉ गवर्नमेंट ला सकती है। सेकेंड इज पब्लिक ऑर्डर एंड थर्ड इज मोरालिटी। नाउ राइट टू एसोसिएशन का मतलब ये नहीं है कि राइट टू रिकॉग्निशन, कि आपने जो एसोसिएशन बनाया है गवर्नमेंट उसे रिकॉग्नाइज करे, स्टेट उसे रिकॉग्नाइज करे, ये राइट नहीं है। आप एसोसिएशन सिर्फ बना सकते हैं, और ये हेल्ड हुआ था इन द केस ऑफ राज कुलकर्णी वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में। राइट टू स्ट्राइक भी है हमारे पास, जैसा कि मैंने आपको बताया, एंड दिस वाज हेल्ड इन द केस ऑफ टीके रंगाराजन वर्सेस तमिलनाडु। नाउ कमिंग टू आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज डी एंड ई, ये दोनों जुड़े जुड़े हैं। इनके जो लिमिटेशंस हैं वो भी एक ही क्लॉज में दिए हैं, 19 क्लॉज 5 में। इनके लिमिटेशंस हैं इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। नाउ हम ये देखते हैं कि ये बात किसकी करते हैं। तो जो डी पार्ट है वो बात करता है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे पास हम कहीं भी घूमने का, इंडिया में हम कहीं भी घूम सकते हैं, मूव कर सकते हैं फ्रीली, बट इसके क्या रिस्ट्रिक्शंस है, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। नाउ इन द केस ऑफ खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में पुलिस सर्विलियंस की बात हुई थी, एक पुलिस सर्विलियंस की बात हुई थी।
इसमें एक कन्विक्ट था, यानी कि एक अक्यूज्ड पर्सन था जिसके ऊपर पुलिस जो है नजर रख रही थी। तो वो ये बोल रहा था और उसको मना किया गया था कि आप इस टेरिटरी के बाहर कहीं नहीं जा सकते हैं। तो इसने ये क्लेम किया कि उसके पास ये राइट है कि वो इंडिया में कहीं भी घूम सकता है, बट ये अक्यूज जो है वो पब्लिक के लिए सेफ नहीं है। तो इसके जो पुलिस सर्विलियंस लगाया गया था उसको वैलिड माना गया था, ना कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया था। तो ये खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में हेल्ड हुआ था। सिमिलरली सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में प्रिजनर्स को मूव करने पे रोक लगाई थी। तो जैसा कि हम जानते हैं जो प्रिजनर्स हैं वो जनरल पब्लिक के लिए सेफ नहीं है, तो इसीलिए ये लिमिटेशन को यूज करते हुए इनके मूवमेंट्स पे रोक लगाई गई थी। नाउ ई बात करता है रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। रिसाइड मतलब टेम्पररी स्टे का भी राइट है हमारे पास, और सेटल मतलब परमानेंट होम का भी राइट है। इन दोनों के भी सिमिलर रिस्ट्रिक्शंस हैं, दैट इज इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब। यानी कि शेड्यूल ट्राइब को प्रोटेक्ट करने के लिए कभी कभी ऐसा लॉ बनाया जा सकता है कि जो लोग हैं वो इस सिर्फ इतने पार्ट में नहीं रहेंगे, क्योंकि वहां कोई शेड्यूल ट्राइब रहती है ऑलरेडी, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कोई लेजिस्लेचर द्वारा लॉ बनाया जा सकता है। नाउ कमिंग टू लास्ट, दैट इज आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी। ये बोलता है कि हमारे पास फ्रीडम है कि हम कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन को चूज कर सकते हैं, बी ए डॉक्टर, लॉयर, कोई भी हम प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस चूज कर सकते हैं, कुछ भी ट्रेड कर सकते हैं। इसमें सारे टर्म्स इंक्लूड हैं जिससे कि हम अपना लाइवलीहुड कमा सकते हैं। तो हमारे पास राइट है कि हम कोई भी ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, बिजनेस या ट्रेड को कैरी कर सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या टेक्निकल क्वालिफिकेशन, जैसे फॉर डॉक्टर यू नीड टू बी एन MBBS। नाउ कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि मेरे पास डॉक्टर, मेरे पास राइट टू प्रोफेशन है तो मैं क्लिनिक खोल लूं। सो यू नीड अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो ये लिमिटेशन नहीं है, ये इसमें बताया गया है एक्सप्लेनेशन क्लॉज में। नाउ अलाउज टू कैरी ट्रेड ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय स्टेट ऑल्सो। तो गवर्नमेंट के पास भी ये राइट है, जैसे कि ONGC लिकर वो कंट्रोल करते हैं और ओन करते हैं। इसके रिस्ट्रिक्शन सिर्फ एक है, दैट इज इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। आप ऐसा कोई भी प्रोफेशन या ट्रेड या ऑक्यूपेशन कैरी नहीं कर सकते जिससे कि पब्लिक का इंटरेस्ट के अगेंस्ट में काम हो। सो आई होप आप सबको ये समझ आया होगा। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी एंड होल आर्टिकल आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।